मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 एवं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप परीक्षा ऐप पर उपलब्ध लाइव वीडियो कोर्सेज एवं प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ का उपयोग करके अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ वीडियो कोर्स परचेस करते हैं तो हमारे प्रोमो कोड SOFTGOV40 का उपयोग करके आप 40% का डिस्काउंट प्राप्त करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मेरा नाम है सौरभ और स्टार्ट करते हैं आज की हमारी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की इस वीडियो को। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको यह वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि विकास का क्या अर्थ है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है जिसमें से आपका जो आंसर है सबसे पहले एक एक ऑप्शन के यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ठीक है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पर परिपक्वता की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप उत्तरोत्तर श्रृंखला, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विकास का सामान्य शब्दों में जो अर्थ होता है अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर कोई भी कार्य विशेष को करने के लिए किसी बालक को उस कार्य के प्रति प्रोत्साहित करना ही अभिप्रेरणा कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप उत्तरोत्तर श्रृंखला, यह जो है विकास का अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, लिखा हुआ है कि मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है। तो मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है, तो यह होती है आपकी किशोरावस्था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्था होती हैं इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो अवस्था होती है, सामान्यतः जो व्यक्ति के विकास की अवस्था होती है, इसे भारतीय मनीषियों ने कितने 7 भागों में बांटा है। कौन कौन सी है सभी को हम देख लेते हैं। सबसे पहली तो है गर्भावस्था, यह गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाती है आपके जन्म तक, ठीक है। दूसरी अवस्था होती है शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक होती है। फिर होती है बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष की, और होती है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की। तो यह जो 4 अवस्थाएं होती हैं यह बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद में होती है आपकी युवावस्था, 5वीं अवस्था होती है। पौणावस्था 25 से 55 वर्ष की, और युवावस्था जो होती है 18 से 25 वर्ष की, ठीक है। और पौणावस्था 25 से 55 वर्ष की, और या फिर इसके बाद में जो 7वीं अवस्था होती है वृद्धावस्था, और यहाँ पर यह होती है 55 वर्ष से मृत्यु तक की, ठीक है। तो इन सभी अवस्थाओं को आप नोट करके रख सकते हैं यदि आपको पता नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर जो इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन बी, जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल होती है, तो किशोरावस्था सबसे जटिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है, तो यह होता है बाल्यावस्था में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बाल्यावस्थाओं को भी यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में बांटा जा सकता है। बाल्यावस्था की जो आयु होती है वह होती है 5 से 12 वर्ष की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन 4 है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है, यह आपको बताना है। तो यह जो कथन है स्किनर का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है स्किनर का, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है, विकास की सभी प्रक्रियां अंतः संबंधित नहीं होती हैं, अंतः संबंधित नहीं होती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, विकास की जो प्रक्रियां होती हैं वो सभी एक दूसरे से संबंधित होती हैं। दूसरा है ऑप्शन बी, सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं, तो यह इसका सही आंसर हो सकता है। विकास हमेशा रेखीय होता है, या फिर विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह भी हम सभी जानते हैं। गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यह विकास का एक सिद्धांत है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी ऐसी विषय वस्तु या फिर जीव की बात करें
जो विकास से संबंधित होती है, चाहे वह जीव जंतु हों, ठीक है, पेड़ पौधे हों, उनकी सभी की जो विकास दर होती है वह समान नहीं होती है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर बाल विकास के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर बाल विकास की दर भी समान नहीं होती है। यह जो है विकास का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है, मानव व्यक्तित्व परिणाम किससे संबंधित है? मानव व्यक्तित्व परिणाम किससे संबंधित है? तो केवल आनुवांशिकता से संबंधित होता है, ठीक है। पालन पोषण और शिक्षा का से संबंधित होता है, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर केवल वातावरण का, ठीक है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है मानव या फिर व्यक्तित्व परिणाम आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया पर, इन दोनों पर निर्भर करता है। आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों पर जो है किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व इन पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, लिखा हुआ है, बालकों की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है? बालकों की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है? तो ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर, पारिवारिक परिवेश पर, पर्यावरण के प्रयोग पर, या फिर प्रारंभिक जीवन में घर की पढ़ाई पर। तो इसका जो सही आंसर है ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर, या इस पर जो निर्भर करती है बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल खिलाया जाता है, या फिर उन्हें खेलना आवश्यक होता है, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन है, ऑप्शन बी है शिक्षकों के कार्य आसान करने के लिए, समय बिताने के लिए, या फिर सहयोग एवं संतुलन के लिए। तो इसका जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विद्यालय में खेलना आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है? सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है? तो यह जो होता है किशोरावस्था में होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होता है, ठीक है। किशोरावस्था की जो आयु होती है 12 से 18 वर्ष की आयु होती है, और यहाँ पर जो है जो बाल विकास की सबसे जटिल और कठिन अवस्था ऐसे माना जाता है किशोरावस्था को, और इसी अवस्था में जटिल सामाजिकरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन 10 है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, सामाजिक मानदंडों का पालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज के बड़ों का सम्मान करना, या फिर सामाजिक वातावरण के अनुकूल और समायोजन करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। यह जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा भाग एक परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग एक परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ जो है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यह जो है परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ होता है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। चारों अवस्थाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनका क्रम क्या है? तो पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक चरण, ठीक है। दूसरी अवस्था है यहाँ पर पूर्व संज्ञात्मक चरण, फिर है मूर्त संज्ञात्मक चरण, और फिर उसके बाद आता है आपका अमूर्त या फिर औपचारिक संज्ञात्मक चरण, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, तो वो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने वाली अवस्था होती है। तो यह संवेदी प्रेरक या फिर संवेदी पेशीय अवस्था होती है, या फिर संवेदी गामक अवस्था, इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13 लिखा हुआ है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो समायोजन, सम्य धारणा, या फिर आत्मसत्करण, और नेक्स्ट है ऑप्शन डी संगठन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मसात्करण। इसे जाना जाता है जो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने की के नाम से जाना जाता है, आत्मसात्करण करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 लिखा हुआ है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्रों में
बढ़ती है। क्या बढ़ती है? शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, परिश्रम करने की भावना या फिर आत्मनिर्भरता। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई छात्र यदि किसी काम को स्वयं करता है तो उसमें उस कार्य के प्रति आत्मनिर्भरता बढ़ती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन 15। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? तो यहाँ पर फ्रेवेल से, किलपैट्रिक से, आर्मस्ट्रॉन्ग से या फिर मैकडूगल से। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि संबंधित है किलपैट्रिक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। सफल समावेशन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सफल समावेशन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन या फिर संवेदनशीलता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पृथक्करण यह जो है सफल समावेशन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पृथक्करण यह जो है सफल समावेशन में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन 17। विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में किसे सम्मिलित किया जाता है? विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में किसे सम्मिलित किया जाता है? निर्धन तथा गरीब बालकों को, अनुसूचित जाति के बालकों को या फिर अनुसूचित जनजाति के बालकों को या फिर ये सभी। ठीक है, तो विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 18। लिखा हुआ है कि एलेक्सिया किससे संबंधित है? ठीक है, यहाँ पर डिसलेक्सिया होगा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, सीखने की अक्षमता से या फिर सुनने की अक्षमता से। तो डिसलेक्सिया संबंधित है आपका पढ़ने की अक्षमता से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि बात करते हैं डिसग्राफिया की तो यह होता है लिखने की अक्षमता, और डिसकैलकुलिया होता है आपका आंकिक अक्षमता को दर्शाता है। ठीक है, तो यह तीनों आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर लिखना? ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यह सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? तो मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता या फिर नवीन ज्ञान की खोज करना। तो सृजनात्मकता की जो है यह विशेषता नहीं है अपरिवर्तनशीलता, यह सृजनात्मकता को नहीं दर्शाता है। इसके अलावा मौलिकता, उत्पादकता और नवीन ज्ञान की खोज यह सभी सृजनात्मकता की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर नहीं पड़ता है? निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर नहीं पड़ता है? आत्मसम्मान पर, सीखने की अक्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर या फिर जीवन यापन पर। तो निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है यह आपको बताना है। तो क्या होगा इसका सही? ऑप्शन बी, सीखने की क्षमता पर निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन 22 है। विद्यालय से संबंधित विद्यार्थियों के भाग जाने का क्या कारण है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना या फिर समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के बाद फिर से पढ़ते हैं। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का क्या कारण है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति यह कारण होता है जिससे कि विद्यार्थी जो होते हैं विद्यालयों से भाग जाया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तो अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या फिर तत्परता से। तो सीखने का प्रारंभिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका तत्परता से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण के क्षेत्र में 6ES शिक्षण रणनीति में कौन सम्मिलित है? शिक्षण के क्षेत्र में 6ES शिक्षण रणनीति में कौन सम्मिलित है? तो संलग्न, अन्वेषण, मूल्यांकन या फिर ये सभी। तो जो है शिक्षा के क्षेत्र में 6ES शिक्षण रणनीति है, इसमें इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए क्या उचित है? श्याम पट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानियां सुनाना या फिर प्रश्न पूछना। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा
क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होना चाहिए, प्रश्न पूछना। ठीक है, विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक के लिए क्या उचित है, तो प्रश्न पूछना यहाँ पर सबसे उचित हो जाएगा। वैसे दोस्तों जो निम्न कक्षाएं होती हैं उनमें कहानियों को सुनाया जाता है ताकि शिक्षार्थी या फिर विद्यार्थी होते हैं उनकी रुचि पाठ के प्रति बनी रहे, उन्हें कहानियों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर निम्न या उच्च की बात नहीं की जा रही। ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने की बात हो रही है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछना, प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो जो विद्यार्थी होता है वह उस पाठ के संबंध में, वह विषय से परिचित होगा। ठीक है, उससे यदि प्रश्न पूछे जाते हैं और उसकी रुचि भी सामान्यतः उस अध्याय में बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सामाजिक अधिगम, अनुबंध, प्रायोगिक अधिगम या फिर आकस्मिक अधिगम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम। जब व्यक्ति किसी दूसरे के व्यवहारों से सीखता है, ठीक है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखता है, तो उसे हम कहते हैं सामाजिक अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण नियंत्रण अनुदेशन विधियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। तो शिक्षण नियंत्रण अनुदेशन विधियों में कौन सम्मिलित है, तो पाठ प्रदर्शन विधि, अनुवर्ग शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि या फिर ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है शिक्षण नियंत्रण अनुदेशन विधियों में। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया में क्या अंतर्निहित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विचारात्मक प्रक्रिया। इसमें अंतर विचारात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो यह जो कथन है आपका है वुडवर्थ का। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया कहलाती है या फिर प्रक्रिया है, तो यह वुडवर्थ का कथन। नेक्स्ट है, शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित है। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर, नैतिकता पर, ध्यान पर, वास्तविकता पर। तो शिशु का अधिकांश जो व्यवहार होता है यह आधारित होता है मूल प्रवृत्तियों पर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यह था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक, और साथ ही साथ आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।